Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 30th जून 2022। तो 30 जून 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, देखो कंटेंट आपको पसंद आता ही है तो लाइक करने में ज़रा भी हिचकिचाया मत करिए। आप अगर लाइक करेंगे तो हमें भी उससे मोटिवेशन प्राप्त होता है, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर एंड। इसके अलावा जिनको हमारे यूपीएससी 2023 के कोर्स जो कि प्रीलिम्स में सारे सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जाएंगे और काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, मैं ही वो क्लासेस लूँगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं, एक एक करके सवाल पूछूंगा आपको, आप पॉज करके आंसर लिख लीजिए और मैं आंसर्स आपको बता दूंगा तो आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दिखेंगे ज़रूर अपने आंसर्स के साथ, ठीक है ना। तो पहला जो सवाल है वो है कि ruins ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम्पी के ruins इनमें से किस ब्रिटिश ऑफिसर ने पता किए थे। तो पहला है जेम्स प्रिंसेप, दूसरा है जेम्स रेनेल, तीसरा है कर्नल कॉलिन मैकेंजी या चौथा है विलियम जोन्स। तो इसका आंसर आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं आंसर अभी आपको बता देता हूं, आप मैच कर लीजिए आपका सही कि नहीं। इसका आंसर है सी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी इज द करेक्ट आंसर। तो हम्पी के जो ruins थे वो लगभग 1800 में इंजीनियर और एंटीक्वेरियन थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जिसके द्वारा ये पता लगाया गया था। दूसरा सवाल है इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया माउंट हैरियट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि माउंट हैरियट इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्पाइका रेबेलियन, दूसरा है एंग्लो मारी वॉर्स, तीसरा है एंग्लो सिख वॉर्स, चौथा है एंग्लो मणिपुर वॉर। तो आपको बताना है कि माउंट हैरियट किससे रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा, अभी रिसेंटली की न्यूज़ है कि माउंट हैरियट जो अंडमान एंड निकोबार में है, तो उसको बेसिकली थर्ड हाईएस्ट आइलैंड पीक अंडमान एंड निकोबार का बनाया गया है। और ये मणिपुर में एंग्लो मणिपुर से रिलेटेड है वॉर, ऑब्वियसली एंग्लो मणिपुर वॉर से रिलेटेड है ये। और मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह थे उस समय, कुलचंद्र सिंह, एंड वो वहाँ पे दे वर इम्प्रिजेंट ड्यूरिंग द एंग्लो मणिपुरी वॉर देयर, है ना। तो वहाँ पे उनको इम्प्रिजन किया गया था एंग्लो मणिपुरी वॉर के टाइम पे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तीसरा सवाल है द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। इनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ग्रीन हाउस इफेक्ट का कौन सा होता है। ए इज मीथेन, सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज वाटर वेपर या डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये तीसरा जो सवाल था वो है इसमें कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ग्रीन हाउस इफेक्ट का कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो कल मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था जिसमें अमेरिका का रिसर्च पेपर भी है वो, तो उसमें इसका आंसर था वाटर वेपर। तो इसका उन्होंने लिखा था रीजनिंग कि वाटर वेपर इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर बोथ बाय वेट एंड बाय वॉल्यूम। तो अगर आप चाहे तो वेट से या वॉल्यूम से पढ़े तो सबसे अधिक जो अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है एटमॉस्फेयर की, वो आपकी वाटर वेपर ही है। तो दिस इज द थिंग विच इज देयर। अगर आप लोगों को कोई और सोर्स या कुछ और समझ में आता है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है इन द रिसेंट टाइम्स वेरियस नेशंस हैव इंक्रीजिंगली बिकम डिपेंडेंट ऑन रशियाज एक्सपोर्ट कमोडिटीज। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो रशिया की एक्सपोर्ट कमोडिटी पे डिपेंडेंट है। ऐसे में रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के चलते द G7 कंट्रीज आर पुटिंग टारगेटेड सैंक्शंस ऑन रशिया, उसका इम्पैक्ट आपको बताना है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इस पे ज़रूर आप लोग अपने आंसर लिखिएगा एंड डू ट्राई टू गिव सम पॉइंट्स की टारगेटेड सैंक्शन जो रशिया पे रखे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जब उतनी कंट्रीज उन पे डिपेंडेंट है। कल का जो आंसर था उसमें मुझे जो दो तीन आंसर जो अच्छे लगे, संकेत का आंसर था, हीना का आंसर था, हीना का आंसर वॉज ऑल्सो गुड। देन इसके अलावा कुछ पॉइंट्स दीपा ने भी, आई थिंक दीपा ने भी दिए थे, तो दैट वॉज ऑल्सो गुड आंसर, है ना। तो इस तरीके से अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और कीप अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, आप इसी तरीके से अटेम्प्ट करते रहिए। एक रजनीत का भी आंसर था, आई थिंक रजनीत इज आल्सो राइटिंग द आंसर्स डेली ओनली। तो बहुत अच्छा है कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। कीप राइटिंग द आंसर्स एंड डेफिनेटली यू पीपल विल सक्सीड, है ना। जो लिख रहा है, जो पढ़ रहा है, ऑब्वियसली उनको बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा।
मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है रिसेंटली जो सेंटर है वो एफर्ट्स लगा रही है 2 स्पेशल कॉइन्स मुगल पीरियड के हैं जिनके बारे में डिटेल्स निकाल रही है। उसमें से सबसे जो स्पेशल कॉइन है वो 12 kg का था। इट वॉज 12 kg, याद रखिएगा, वन ऑफ देम वॉज वेइंग 12 kg एंड इट इज द बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट गोल्ड कॉइन एवर मिंटेड इन द वर्ल्ड। इट वॉज द बिगेस्ट एंड द हैवीएस्ट गोल्ड कॉइन एवर मिंटेड इन द वर्ल्ड एंड इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर के रीन में था ये। इसको कौकब ए तली बोलते थे, कौकब ए तली, याद रखिएगा। द नेम वॉज, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको, है ना, तो थोड़ा सा बहुत अच्छा तो नहीं लिखता मैं, लेकिन हाँ, कौकब KAU कौकब ए तली TALI, ठीक है ना, ये ताली जो भी बोलना है आपको, कौकब ए तली या कौकब ए ताली जो भी आप बोले, लेकिन दिस वॉज द नेम ऑफ दैट गोल्ड कॉइन, है ना, जो कि मिंट किया गया था। एंड ये 12 kg का था, जहांगीर के टाइम पे इसको मिंट किया गया था। एंड कौकब ए ताली का जो डायमीटर था वो 20.3 सेंटीमीटर डायमीटर था। वेट इसका 11.935 किलोग्राम था। आगरा में इसकी मिंटिंग की गई थी एंड इसमें पर्शियन स्क्रिप्ट और डिफरेंट कैलीग्राफिक स्टाइल्स में इंस्क्रिप्शन भी किए गए थे, ठीक है ना। और ये लास्ट जब देखा गया तो असफ शाही डायनेस्टी जो थी, असफ शाही डायनेस्टी, वहाँ पे देखा गया था। और लास्ट सेंचुरी सॉ द 12 kg कॉइन बीइंग इनहेरिटेड बाय मुकर्रम जहाँ उस समय निज़ाम, ये टाइटुलर निज़ाम 8 था हैदराबाद का, वहाँ पे देखा गया था। एंड इट वाज लास्ट सीन इन द बैंक इन यूरोप इन 1987। फिर ये लास्ट में यूरोप में दिखा 1987 में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौकब ए तली से रिलेटेड हैं। जहांगीर के टाइम में मिंटिंग हुई थी। 12 kg का वर्ल्ड का हैवीएस्ट ये कॉइन था, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दूसरी जो न्यूज़ है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। उसने एक डाक कर्मयोगी पोर्टल बनाया है, ठीक है ना, डाक कर्मयोगी पोर्टल बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। क्या बनाया है? डाक कर्मयोगी पोर्टल। अब क्या है डाक कर्मयोगी? डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। याद रखिएगा, डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और इसका काम क्या है? द एम इज टू इनहेंस द कॉम्पिटेंसीज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। तो जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने का काम करना है, जो कि आपका है। दूसरा जो गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज हैं, उनको किस तरीके से प्रोवाइड करना है, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसलिए भी ग्राम सेवक की जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। एंड ऑल दीज रीजंस आर देयर कि ये डाक कर्मयोगी पोर्टल बनाया जा रहा है। अब जो ट्रेनीज हैं दे कैन एक्सेस द यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग कंटेंट ऑनलाइन। तो ये डाक कर्मयोगी पोर्टल के थ्रू ये जो GDS होते हैं या ग्रामीण डाक सेवक होते हैं, ये इंफॉर्मेशन और पूरा नॉलेज है वो ले सकते हैं थ्रू दैट पोर्टल एंड ऑल, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस ट्रेनिंग के बाद उसमें क्विजेस भी रहते हैं, वीडियोस भी रहते हैं, ताकि आपका नॉलेज भी टेस्ट हो सके। एंड कंटेंट जो है वो लगभग 12 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ना, ताकि लोग अपने लिंग्विस्टिक के हिसाब से ट्रेनिंग उसमें ले सके, प्राप्त कर सके। सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली है कि जो डाक के सेवक हैं या फिर जो पोस्ट के जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनका तो नॉलेज इन्हेंसमेंट होगा ही होगा, साथ में उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, ओवरऑल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जो भी नॉलेज शेयरिंग है, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन जो सर्विसेज जानी चाहिए, गवर्नमेंट टू सिटीजन जो नॉलेज जाना चाहिए, वो नॉलेज एटलीस्ट पहुंच पाएगा जो भी सिटीजन्स हैं वहाँ के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इनिशिएटिव। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा एक मेघदूत अवार्ड भी है। मेघदूत अवार्ड क्या होता है? ये 1984 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 1984 में मेघदूत अवार्ड बनाया था। और ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है गुड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके अच्छे जो परफॉर्मेंस रहता है उसको ये मेजर करता है। तो द अवार्ड इज कन्फर्ड टू रिकॉग्नाइज द गुड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ
पोस्ट, है ना, और ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम फ्रंट पेज से बात करते हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफेक्ट करने वाली है। वह है गवर्नमेंट ने जीएसटी जो हाउस होल्ड आइटम्स की है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है ना। हाउस होल्ड आइटम्स की, एग्रीकल्चरल में जैसे पंप सेट्स की बढ़ा दी है। एक इकोनॉमी पेज में आप आज एक आर्टिकल आया है, पंप सेट्स के जो जीएसटी रेट बढ़े हैं उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर पे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आप देख लीजिए, जैसे कि नाइफ, स्पून, फोक्स एंड लैडल्स जो थे वो पहले 12% में आते थे, अब 18% में आएंगे। एलईडी लैम्प्स, लाइट्स जो 12% पे थे 18 पे आएंगे। वाटर पंप, डीप ट्यूबवेल, टरबाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, ये मैं पंप सेट्स की बात कर रहा हूँ, ये 12 से बढ़ के 18% में आएंगे। सोलार वाटर हीटर एंड सिस्टम जो पहले 5% पे था वो 12% पे आएगा। डेयरी मशीनरी पहले 12 पे थी, अब 18 पर आ जाएगी। फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर रोड, रेलवे, मेट्रो, मॉन्यूमेंट्स, कैनाल्स, डैम्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ये 12 से 18 पे आ जाएंगे। ऑस्टोमी अप्लायंसेस 12 से 5 पे आ जाएंगे। ऑर्थोपीडिक अप्लायंसेस जो थे वो 12 से 5 पर आ जाएंगे। तो ये तो हो गया कि किसके क्या रेट्स बढ़े, किसके क्या रेट घटे, ये आपको पता होगा। ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड किया गया। तो थोड़ा सा मैं आपको जीएसटी काउंसिल का फैक्ट बता दूं। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और जो हमारा संविधान है उसके आर्टिकल 279A1 के अंतर्गत, 279A1 के अंतर्गत आपको जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए कहा गया था बाय द प्रेसिडेंट विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द आर्टिकल 279A। तो 279A के कमेंसमेंट के 60 दिनों के अंदर जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हो जाना चाहिए बाय द प्रेसिडेंट विद इन 60 डेज। 279A1 आर्टिकल जो है वो कहता है। इसके अलावा इसमें ये भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। एज पर आर्टिकल 279A of the constitution, the GST council which will be a joint forum of the center and state shall consist of the following members। अब जो आपका आर्टिकल 279A है उसके अंतर्गत कंपोजिशन भी बताया गया है जीएसटी काउंसिल का, और ये इसमें आता है यूनियन फिनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होगा, याद रखिएगा, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही आपका जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फिनेंस उसके मेंबर होते हैं। देन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फिनेंस एंड टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट इसके मेंबर्स होते हैं। फिर एक इसका आर्टिकल है 279A4, याद रखिएगा, 279A4 कहता है द काउंसिल विल मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी, जैसे कि जीएसटी टैक्स का रेट क्या होना चाहिए, कौन एग्जेम्प्टेड है, कौन इंक्लूडेड है, लॉज, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें जीएसटी काउंसिल सजेस्ट करेगी। ये आर्टिकल 279A4 में मेंशन्ड है। 279A उसका क्लॉज 4 जो है उसमें मेंशन्ड है कि जीएसटी काउंसिल ये काम करेगी। जीएसटी काउंसिल के वोटिंग रूल्स में आपको बता दूं, याद रखिएगा, कोई भी डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग जब वोटिंग होती है तो एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल हैज टू बी टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनके वेटेड वोट्स का 3/4 वोट जो होना चाहिए वो फेवर में होगा, तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। 3/4, 3/4, याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये इसकी वोटिंग रूल्स होते हैं जीएसटी काउंसिल के। इसके अलावा उद्धव ठाकरे हैज रिजाइंड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिनाइज द स्टे ऑन फ्लोर टेस्ट। तो फ्लोर टेस्ट अब होके रहेगा, इसलिए उद्धव ठाकरे ने पहले ही रिजाइन कर दिया है। और फ्लोर टेस्ट आपको मैंने कल भी बताया था कि एसआर बोम्मई के केस में बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बेस्ट प्लेस है टू टेस्ट द मेजोरिटी ऑफ अ पार्टी, टू टेस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ अ पार्टी, वो है फ्लोर ऑफ द हाउस। तो फ्लोर टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैंने आपको कल एसआर बोम्मई के केस में ये भी बताई थी कि जो गवर्नर होता है, गवर्नर को पहले सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लेने चाहिए, उसके बाद ही फाइनल डिसोल्यूशन करना चाहिए, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था। दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होगा तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ना कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का ब्रेकडाउन होगा। तो ये पॉइंट भी काफी क्लियर मैंने आपको बताया था एसआर बोम्मई के केस में। और एक आउट ऑफ द पॉइंट था कि सेक्युलरिज्म जो था उसको पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था फ्रॉम दिस एसआर बोम्मई केस ओनली। तो कुछ ये चीजें हैं जो कि आप अपने दिमाग में बैठा करके रखिए, कुछ याद करके रखिए, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे है डू नॉट गिव ग्रीन नॉड फॉर मेकेदातु प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे तमिलनाडु ने अर्ज किया है सेंटर को नॉट टू गिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर कर्नाटका मेकेदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट ऑन कावेरी, ठीक है ना। तो एम के स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है सेंटर से कि प्लीज डू नॉट गिव द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर मेकेदातु प्रोजेक्ट। मेकेदातु प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि which aims to store and supply water for drinking purposes for बेंगलुरु सिटी। तो बेंगलुरु सिटी के लिए सप्लाई करना है वाटर और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए स्टोर करना है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और ये मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है इसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2017 में अप्रूव किया था। 2017 कर्नाटका गवर्नमेंट अप्रूव्ड दिस प्रोजेक्ट, याद रखिएगा कर्नाटका गवर्नमेंट अप्रूव्ड दिस प्रोजेक्ट इन 2017 एंड इट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द अर्स्टवाइल मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। याद रखिएगा पहले मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने इसको क्लियरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए क्यों मना कर रहा है अभी सेंटर को तमिलनाडु, क्योंकि ये जो है कावेरी वाटर पे होगा। इसमें कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका लगभग 63% फॉरेस्ट एरिया सबमर्ज होगा। तो याद रखिएगा 63% एरिया ऑफ द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी सबमर्ज्ड अंडर दिस। ये भी एक रीजन है कि क्यों तमिलनाडु ने अर्ज किया है कि नहीं हो। और दूसरा वाटर की तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। द एंटी डिफेक्शन लॉ, पॉलिटिकल फैक्ट्स, लीगल एक्शन। अब यहां पर जो आर्टिकल है ऑब्वियसली एंटी डिफेक्शन के ऊपर है। मैंने कई आर्टिकल्स एंटी डिफेक्शन पर डिस्कस कर डाले आप लोगों से, आप सबको पता होगा। अब इसमें एक एजेंडा नया है, बाकी तो आप सबको पता है ना। आया राम गया राम से स्टार्ट हुआ। एंटी डिफेक्शन 1985 में आया। 52nd अमेंडमेंट एक्ट था। डिफेक्शन की कंडीशंस आपको पता होंगी कि भाई कोई अगेंस्ट जाके वोट कर दे जिस पार्टी से सेलेक्ट हुआ है, या अगर पार्टी के विप की गाइडलाइंस ना माने, या फिर कोई अगर इंडिपेंडेंट मेंबर था और उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर था और 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे डिफेक्शन लगता है। मैंने आपको एक क्लॉज बताया था पहले, स्प्लिट क्लॉज था कि 1/3 मेंबर अगर स्प्लिट हो रहे हैं पार्टी से तो डिफेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन बाद में 2003 में उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया और उसमें अब मर्जर क्लॉज आ गया। मर्जर क्लॉज क्या बोलता है कि अगर 2/3 मेंबर्स जो ज्वाइन कर लें, 2/3 मेंबर्स लेजिस्लेचर में किसी पार्टी के अगर ज्वाइन कर लें तो वो फिर उसमें भी नहीं लगता है। अब यहाँ पे ऑथर ने थोड़ा हमको टेक्निकल डिटेल्स बताइए कि अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ जब आया था उसके पैराग्राफ 4 को पढ़ें। इफ़ यू अप्रोच द पैराग्राफ्स, उसमें जो लिखा हुआ लैंग्वेज लिखा हुआ है अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 2 सब पैराग्राफ है उसमें। पैराग्राफ 4 जो है उसमें 2 सब पैराग्राफ्स हैं। उसमें लिखा गया है अ मर्जर कैन टेक प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मर्जर कैन टेक प्लेस, a merger can take place only when an original party merges with another political party। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो सपोज करो किसी पार्टी के 5 मेंबर हैं लेजिस्लेचर में, किसी पार्टी के 5 मेंबर सेलेक्ट हुए हैं लेजिस्लेचर में। अब अगर इस पार्टी के 3 मेंबर सपोज करो डिफेक्ट कर जाएं, 3 मेंबर्स सपोज करो डिफेक्ट कर जाएं, तो ये 2/3 से तो ज़्यादा हो गया है ना, 2/3 से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पे कंडीशन सपोज 4 मेंबर्स चले गए, 4/5 चले गए, अब ये 2/3 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या बोलता है लॉ कह रहा है कि अगर ओरिजिनल पार्टी दूसरी पार्टी से मर्ज हो रही हो, अब यहाँ पे केवल 3-4 लोग ही जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, लेकिन यहाँ पे डिफेक्शन नहीं लगेगा। क्यों? यहाँ पे कोई ओरिजिनल पार्टी तो मर्ज नहीं हुई थी, उस पार्टी के चंद लोग जो लेजिस्लेशन में सेलेक्ट हुए थे केवल वो मर्ज हो रहे थे, है ना। तो क्या उन लेजिस्लेचर में उपस्थित 4 लोगों के मर्ज होने से क्या आप ये बोल सकते हैं कि ओरिजिनल पार्टी किसी दूसरी पार्टी से मर्ज हो गई है? तो ऑथर ने इस टेक्निकलिटी को इसमें पकड़ा है बेसिकली कि जो लॉ है वो कहता है कि जब ओरिजिनल पार्टी मर्ज होती है तब लगता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि लेजिस्लेशन में अगर सपोज करो किसी पार्टी के 2 लोग हैं, अब 2 लोगों में से सपोज करो एक भी चला गया तो ये भी 2/3 से ज्यादा होता है, तो क्या ये पार्टी के मर्जर के बराबर हो जाएगा?
और उसके ऊपर डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो दिस इज हाउ द लूप होल इज देयर एंड क्यों उसका मिसयूज हो रहा है, ये चीज ऑथर ने यहाँ बोली। द रियलिटी इज दैट ओनली, रियलिटी यही है कि जब पैराग्राफ कह रहा है कि ओरिजिनल पार्टी मर्ज होनी चाहिए, जैसे अगर बीजेपी और एनसीपी मर्ज होती तब जाकर के कुछ चीज होती, लेकिन अगर वो मर्ज नहीं हो रही है, केवल एनसीपी के 4 लोग जाके मर्ज हो जा रहे हैं और वो पूरा का पूरा पार्टी के मर्जर के बराबर मान लिया जा रहा है और उनके ऊपर डिफेक्शन नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग रॉन्ग एंड ये जो है ये लूप होल है जिसका मिसयूज करते हैं आपके जो मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं, और दैट इज वाई दे आर सेविंग देमसेल्फ फ्रॉम द डिफेक्शन एंड ऑल, ठीक है ना। और दूसरा ऑब्वियसली रोल ऑफ स्पीकर रहता ही है कि स्पीकर के ऊपर ही बहुत सारा पावर रहता है, क्योंकि स्पीकर का डिस्क्वालिफिकेशन जजमेंट होता है, कई बार स्पीकर डिस्क्वालीफाई करता है, कई बार वो नहीं भी करता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। बट दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर देयर, केवल यही टेक्निकलिटी थी जिस पर ये आर्टिकल लिखा गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला आर्टिकल है अ डायरेक्ट अप्रोच टू कंजर्वेशन। अब यहाँ पे ऑथर ने कंजर्वेशन का यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक नया तरीका बताया जिसका नाम उन्होंने रखा है PES यानी कि पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। याद रखिएगा, PES यानी कि पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज जो नाम है, इट इज गिवन टू अ वेराइटी ऑफ अरेंजमेंट्स थ्रू विच द बेनिफिशियरीज ऑफ इन्वायरमेंटल सर्विसेज, मतलब कि अगर कोई इन्वायरमेंटल सर्विस आप ले रहे हैं फ्रॉम द वाटरशेड प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, है ना, तो आपको फिर उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। यू हैव टू पे फॉर दैट सर्विस। कुल मिला करके अगर आपने कोई इकोसिस्टम सर्विस का बेनिफिट लिया तो आपको उसके लिए पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रीजन में गए, वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज है, अब आपको वहाँ पे अंदर घुसना है तो आपके लिए एंट्री टैक्स लग सकता है, आपके ऊपर कोई ऐसी इस तरह की मतलब चीज़ें लगा दी जाएंगी कि आपको, अगर वहाँ का कोई पहाड़ है, मान लो कोई पहाड़ है बहुत सुंदर से, कोई व्यू पॉइंट है, अब व्यू पॉइंट पे तो कोई पैसा नहीं लगता अभी आपका, लेकिन पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज बोलता है कि चूंकि आप इकोसिस्टम सर्विस का बेनिफिट उठा रहे हो, आप मजे ले रहे हो, आप वहाँ पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे हो, तो आपको फिर वहाँ पे करना चाहिए। अब आप जब उसको पे करेंगे तो इसका यूज 2 तरीके से हो सकता है। एक तो लोकल जो कम्युनिटीज हैं वहाँ की, उनके डेवलपमेंट के लिए इस पैसे को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जो लोकल कम्युनिटीज हैं वहाँ के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, यही पैसा फिर आप बाद में इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। इस फील्ड में जो है एकेडमिक रिसर्च होनी चाहिए और जो पॉलिटिकल विल है या जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। बहुत सारी कंट्रीज में पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज का कंसेप्ट आ गया है, इंडिया को भी चाहिए कि इस तरीके से इकोसिस्टम सर्विसेज में ये करे। एंड PES इज वन ऑफ द वे टू कंजर्व एंड इंक्रीज द इकोसिस्टम सर्विसेज एज वेल। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इकोसिस्टम सर्विस का बेनिफिट उठाना चाहता है तो उसके लिए पे करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट्स अ यूनिक स्कोप फॉर इंसेंटिवाइजिंग द लोकल लैंड टू मैनेज द थ्रेटेंड इकोसिस्टम। ऑब्वियसली अगर आप इस तरीके से पेमेंट लेते हो तो एक तो उसका मिसयूज भी कम होगा। देखो अभी क्या है, अगर पेमेंट नहीं हो रही है तो कोई भी जाके वहां पे मिसयूज, कोई भी लिटरिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, लेकिन अगर आप वहां पे पेमेंट रख रहे हो या कुछ सर्विसेज, तो केवल वही लोग जाएंगे जो वैलिड लोग हैं, जिनको ऑब्वियसली जाना है, जिनको यूटिलाइज करनी है, उन सर्विसेज को यूटिलाइज करना है, तो ऐसे लोग जाएंगे कम से कम, है ना। तो पेमेंट का एस्पेक्ट आने से ये 2-3 चीजें होंगी। एक तो प्रोटेक्शन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, दूसरा वहां पे जो लोग मतलब वहां की जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका बेनिफिट होगा, और तीसरा ये पैसा फिर ना केवल स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा लोगों के, बल्कि आप वहां पे फिर दोबारा से इसी पैसे को इन्वेस्ट करके इकोसिस्टम सर्विसेज को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, है ना, एज फार एज आई नो। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, ठीक है। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे लिखा है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है एक सिस्टम है इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस का। याद रखिएगा, इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस का एक सिस्टम है। मान लीजिए आपके पास AC है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास सपोज करो कोई आईपैड है या कुछ है, आपके घर में LED LCD TV है, जो भी है। अब ये सारे डिवाइसेस जो हैं इनको आपने नेटवर्क के थ्रू जोड़ दिया,
है ना, नेटवर्क के थ्रू जोड़ दिया। अब आप कहीं पे भी हैं, अगर सपोज करो आप अपने ऑफिस में हैं, अब आप चाहते हैं कि आप अपने घर के जो फिजिकल सिस्टम्स हैं उनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं ऑफिस में बैठे बैठे, है ना, तो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से वो कर सकते हैं, क्योंकि इससे जितने भी फिजिकल सिस्टम्स हैं उनको कंप्यूटिंग सर्विसेज के थ्रू जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। अब ये केवल उनके लिए नहीं है कि जो डिजिटल हो या सपोज करो कोई चिप बेस्ड सिस्टम हो, अगर आपको ह्यूमन को भी जोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर हार्ट मॉनिटर इम्प्लांट लगा हुआ है तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई फार्म एनिमल है जिसके ऊपर बायोचिप ट्रांसपॉन्डर लगा हुआ है तो आप उसको भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, ऑटोमोबाइल है जहां पे बिल्ट इन सेंसर लगा हुआ है तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट कई मूवीज में आपने देखा होगा कि उसका जो गाड़ी का ब्रेक है उसको कंट्रोल किया जा रहा है कहीं किसी बाहर सिस्टम से, कई बार गाड़ी को भी हैक कर लिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो हैक हो जाता है, तो चूंकि ये डिजिटल सर्विसेज हैं और कम्युनिकेशन के थ्रू इसमें होता है, तो ये यहाँ से फिर रिस्क जो है सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी बढ़ जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमको ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम तो ये सॉल्व करता भी है लेकिन प्रॉब्लम से ये बढ़ा भी सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है। 63,000 फार्म कोऑपरेटिव्स टू बी डिजिटाइज्ड। अब यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके की हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल टू डिजिटाइज अराउंड 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो लगभग 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को डिजिटाइज करने की बात की जा रही है। 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को डिजिटाइज करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। अब यहाँ पे पीएसीएस क्या होते हैं मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा दूं, पीएसीएस के बारे में बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे नोट्स भी लिख रखे हैं शायद, यस आई हैव रिटन द नोट्स। तो पीएसीएस जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पीएसीएस क्या होते हैं, ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए थे। याद रखिएगा पीएसीएस एक्चुअली में क्या होते हैं, आपके प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं। एग्रीकल्चरल क्रेडिट मतलब किसानी, खेती किसानी के लिए आपको क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम इनको दिया गया था, और शॉर्ट टर्म से लेकर के मीडियम टर्म के एग्रीकल्चरल लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए। और ये ग्रास रूट लेवल पे होते हैं, ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पे होते हैं, ठीक है ना, ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पे होते हैं। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो होती है वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती है, लोगों की एसोसिएशन होती है जहां पे हर मेंबर जो है वो इक्वल राइट रखता है ना, इक्वल होल्डिंग रखता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। मीडियम टू लॉन्ग, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है ना, एंड इसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा टू मेक अरेंजमेंट फॉर सप्लाइंग ऑफ द एग्रीकल्चरल इनपुट जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें भी ये प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप रूरल कोऑपरेटिव सिस्टम को देखो तो उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल ये प्ले कर रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब ये विलेज लेवल पे है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये सबसे नीचे लेवल पे है, मतलब विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे। इसके ऊपर आता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। याद रखिएगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, नाम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये तीन चीजें तो बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो। पीएसीएस यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं वो विलेज लेवल पे हो गई। पीएसीएस आपका विलेज या ग्रास रूट पंचायत लेवल पे हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका होता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना, नाम से सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है लेकिन होते वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। और तीसरे होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि आपका स्टेट लेवल पे होते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा हो गया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर हो गया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो कि आपका कौन से लेवल पे हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर आपका हो गया कौन सा, पीएसीएस यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। याद रखिएगा कि पीएसीएस जो होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बाहर होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बाहर होता है पीएसीएस, इसलिए आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करता है। पीएसीएस को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, लेकिन जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं यानी कि आपका जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो जो होता है बेसिकली दे आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक, है ना, वो रिजर्व बैंक रेगुलेट कर, लेकिन पीएसीएस को रिजर्व बैंक रेगुलेट नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये एक चार्ट है किस तरीके से कोऑपरेटिव क्रेडिट्स होते हैं। तो यहाँ पे रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो लोन्स होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए देखो स्टेट लेवल कोऑपरेटिव, देन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल, देन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हो गई आपकी। ये तीन जो होते हैं इसमें आते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आपसे अगर पूछे कोई क्या ये भैया डिपॉजिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिट फैसिलिटी, तो आरबीआई कहता है कि ये इनको परमिशन नहीं है वैसे डिपॉजिट करने, लेकिन कुछ फिर भी कर रहे हैं, है ना। तो मतलब आरबीआई गारंटी नहीं देता कोई भी डिपॉजिट अगर आप पीएससीएस में डाल रहे हो तो आरबीआई उसको गारंटी नहीं देता है, ठीक है ना। ये क्लियर कट बात याद रखना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यू कैन डिपॉजिट एट योर ओन रिस्क, आरबीआई ऐसा कुछ भी नहीं कहता कि इनको करना है। अब मैंने बताया था कि पंप सेट पे जीएसटी जो है वो हाइक कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली इस सेक्टर में क्या होगा कि जो एवरेज मिनिमम कॉस्ट एग्रीकल्चरल पंप की वो ऑलरेडी 40,000 के रुपए के बराबर आ रही थी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब जीएसटी बढ़ गया 12 से 18%, तो लगभग 2,500 के आसपास कॉस्ट और ज़्यादा पे करनी पड़ेगी उनको। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने ये कहा है कि इससे होगा क्या कि लोग फिर लो एफिशिएंसी वाले जो पुअर क्वालिटी पुअर एफिशिएंसी पंप सेट्स है उनको लगाएंगे। एक तो वो ख़राब जल्दी होते हैं तो उनके ऊपर कॉस्ट बर्डन और ज़्यादा पड़ेगा, दूसरा इनकी एनर्जी रेटिंग नहीं होती, एफिशिएंसी रेटिंग नहीं होती, तो एनर्जी लॉस भी ज़्यादा करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लॉस भी ज़्यादा करेंगे। तो जो हाइक है उस कारण से ये सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑथर ने बताया। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।